साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अर्थात परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। साहित्य प्लस व्याकरण से संबंधित हम जो है इम्पोर्टेंट तथ्यों को करेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। आपको जो है एक एक प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए तैयार कर लेना है, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से ही काफ़ी सारी परीक्षा में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य या व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी के लिए हमारे इस चैनल पर होने वाली जो है ये क्लास है काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आज की क्लास हमारी रहेगी साहित्य से संबंधित। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 साहित्य से संबंधित। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तार सप्तक का जो प्रकाशन है वो 1943 में हुआ। 4 तार सप्तकों के प्रकाशन हुआ और किसने किया? अग्गे जी ने किया। ये आपको ध्यान रखना है। तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया? अग्गे ने। जो प्रथम तार सप्तक है उसका नाम प्रथम तार सप्तक ना कहकर केवल हम तार सप्तक कहेंगे। कई बार जो है परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से जो है इनमें तार सप्तक में कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है, तो वहाँ पर दे देंगे प्रथम तार सप्तक। प्रथम तार सप्तक का नाम का कोई भी सप्तक नहीं है, ये केवल जो प्रथम तार सप्तक रहा उसका नाम है तार सप्तक। ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। जब ये 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन किया तो ये पहले नंबर का तार सप्तक था, इसका नाम प्रथम तार सप्तक नहीं रखा, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहले नंबर का था 1943 में। फिर जो है 1951 में दूसरा द्वितीय सप्तक का प्रकाशन किया। फिर दूसरे का क्या नाम है? द्वितीय सप्तक। द्वितीय सप्तक, जिसमें कि सप्तक का मतलब क्या है? 7 कवियों का समूह। तो दूसरे जो ये तार सप्तक है इनमें जो है 7 कवियों के कविताओं के संग्रह को संग्रहित किया गया, यानी 7 कवि इनमें शामिल किए गए और उनकी कविताओं को जो कविताएं थी उनको प्रकाशित कराया गया, 7 कवियों की कविताओं को। तो इस प्रकार से 7 कवियों के समूह को जो ही तार सप्तक कहा गया। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है दूसरा सप्तक आया 1951 में और तीसरा सप्तक आया था 1959 में और चौथा सप्तक कब आया था? 1979 में। इस प्रकार से इन 4 सप्तकों का प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है। और इनके प्रकाशनकर्ता कौन माने जाते हैं, किन्होंने संपादन किया तार सप्तक? तो ये है अग्गे जी। अग्गे जी इनके प्रवर्तक माने जाते हैं तार सप्तक के, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2 हालावाद का समय काल माना जाता है। हालावाद जो समय काल रहा वो उसका समय काल क्या माना जाता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप ये देख लो हालावाद के प्रवर्तक कौन रहे? तो बच्चन हरिवंश राय बच्चन जी है हालावाद के प्रवर्तक रहे। और हालावाद के कवियों को प्रेम और मस्ती के कवि भी कहा जाता है। और उसके साथ ही जो है अगर समय की बात करें तो 1933 ईस्वी से लेकर 1936 यानी कि छायावाद के और छायावादोत्तर युग के जो बीच का जो काल रहा हमारा वो हालावाद काल कहलाया था। छायावाद और प्रगतिवाद के बीच भी कह सकते हो आप, क्योंकि 1936 से जो है प्रगतिवाद की शुरुआत हो चुकी थी। तो छायावाद और छायावादोत्तर जो काल है उससे बीच का जो हमारा काल हालावाद कहलाया। यानी कि जो सबसे पहले आधुनिक काल की बात करें तो भारतेंदु युग सबसे पहले आया हमारा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की अगर समय सीमा देखें तो भारतेंदु का जो जन्म के अनुसार इसका समय रखा गया भारतेंदु युग का 1850 में भारतेंदु का जन्म हुआ और 1900 तक जो है भारतेंदु युग का समय रहा। जबकि सरस्वती पत्रिका का जब प्रकाशन हुआ था 1900 में, यहीं से जो है द्विवेदी युग की शुरुआत मानी जाती है। कब से कब तक? 1900 से लेकर के 1900 में जो है द्विवेदी युग आ गया था। तो 1850 से लेकर के 1900 तक जो है भारतेंदु युग रहा और 1900 से लेकर के 1918 या 20 तक जो है हमारा द्विवेदी युग रहा। क्योंकि 18 तक इसलिए कहेंगे हम क्योंकि झरना जब जयशंकर प्रसाद की रचना आई तो वहीं से छायावाद की शुरुआत मानी जाने लगी। और जो ये है थोड़ा
20 में भी जो है हमने द्विवेदी जो कि द्विवेदी युग की जो है कुछ कुछ प्रवृत्ति हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती थी। तो इसलिए जो है इसका समय 1900 से लेकर 1918 और 20 के बीच में तक माना जाता है द्विवेदी युग का। भारतेंदु युग का जो है 1850 से 1850 से 1900 तक हमारा भारतेंदु युग रहा और 1900 से लेकर 1918-20 तक जो है द्विवेदी युग रहा। उसके बाद है द्विवेदी युग के बाद आया हमारा छायावादी युग। छायावादी युग का जो समय रहा वो 1920 से लेकर के 1936 तक रहा। इसी बीच जो है हालावाद का समय आ गया था। बीच में ही जो हमारा इन्होंने हालावाद, प्रेम और मस्ती के कवियों ने अपनी रचनाएं शुरू कर दी थी। जैसे कि नरेश शर्मा जी जो है उत्तर छायावाद के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जो है बच्चन जी जो है हालावाद के कवियों में शामिल है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो एक तथ्य हम देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। रामदास मिश्र ने हालावादी काव्य के विषय में क्या कहा है कि व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है, तो अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। तो ये जो कथन है ये रामदास मिश्र जी द्वारा कहा गया है। किसके संबंध में? हालावादी काव्य के संबंध में, हालावादी काव्य के विषय के संबंध में इन्होंने ये कहा है। और हालावादी कवियों को जो है निराशावादी कवि भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, इसके बाद डॉक्टर भारद्वाज जी ने जो है हालावाद काव्य को शयी, रोमांस और कुंठा का काव्य भी कहा है। अगर ये पूछ लिया जाए शयी, रोमांस और कुंठा का काव्य किस काव्य को कहा गया, तो हालावाद काव्य को कहा गया। बढ़ते हैं आगे। मधुशाला का मादकता अक्षय है, कथन किसका है? तो ये मधुशाला की मादकता अक्षय है, ये कथन जो है पतन का है। मधुशाला जो रचना है, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, ये जो रचनाएं हैं ये बच्चन सिंह की है, हरिवंश राय बच्चन की। और पंत जी ने इसके संबंध में, इसकी रचना के संबंध में ये कहा मधुशाला की मादकता अक्षय है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, हालावादी कविता को वैयक्तिक कविता किसने कहा? तो हालावादी कविता को वैयक्तिक कविता का नाम दिया है डॉक्टर नगेंद्र ने, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न नंबर हमारा 5, थोड़े से डेप्थ प्रश्न हो गए थे भाई, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो देख लेते हैं आगे। फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो किसकी कविता है? फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता है, जो कि प्रगतिवादी कवि है। कई बार ये पूछ लिया जाता है केदारनाथ अग्रवाल किस युग का कवि है या किस प्रकार का कवि है, और इनमें से प्रगतिवादी कवि कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ सिंह नहीं भाई, एक हमारे केदारनाथ सिंह है, तो ये जो है ये प्रयोगवाद में शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा, केदारनाथ अग्रवाल पर किस बहुचर्चित प्रगतिवादी कवि ने कविता लिखी है? तो केदारनाथ अग्रवाल पर जो है नागार्जुन ने कविता लिखी है। नागार्जुन भी प्रगतिवादी कवियों में शामिल है। बढ़ते हैं आगे। निराशावादी कवि कहा जाता है, तो निराशावादी कवि मैंने बताया था हालावादी कवियों को ही कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा है, अवसाद का है, थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। तो यह कथन किसका है? तो हमने एक बार ये कथन पहले भी पढ़ चुके हैं हम, तो रामदास मिश्र जी का है। बढ़ते हैं आगे। प्रवासी के गीत रचना किस सन में प्रकाशित हुई? तो प्रवासी के गीत जो रचना है वो नरेंद्र शर्मा ने 1939 में प्रकाशित, नरेंद्र शर्मा जी की, एक सेकंड भाई, प्रवासी के गीत जो रचना है ये नरेंद्र शर्मा जी द्वारा लिखी गई रचना है और एक प्रकार से काव्य है। और ये नरेंद्र शर्मा ने की जो ये रचना 1939 इसका समय रहा, 1939 में ये प्रकाशित कराई गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारे 10, 4 भक्ति संप्रदाय कौन कौन से माने जाते हैं, देख लेते हैं। 4 भक्ति संप्रदायों के जो प्रवर्तक करता रहे हैं, यानी आचार्य रहे हैं, जिन्होंने इस संप्रदाय के प्रवर्तक
कर्ता के रूप में प्रसिद्ध रहे उन आचार्यों को हम देखते हैं। तो श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामानुजाचार्य ने। और ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? मध्वाचार्य ने। और जो है रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? विष्णु स्वामी ने। और जो है सनकादि संप्रदाय का जो प्रवर्तन किसने किया? ये किया निम्बार्काचार्य ने। ये 4 जो है प्रमुख जो वैष्णव भक्ति से संबंधित प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। और शुरुआत में जब भक्ति की शुरुआत हुई थी तो इन 4 आचार्यों से ही जो है भक्ति की शुरुआत की गई। और भक्ति की शुरुआत सबसे पहले रामानुजाचार्य जी द्वारा दक्षिण भारत में की गई। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दक्षिण से ही भक्ति की उपज हुई। कहा जाता है कि भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, यानी कि द्रविड़ यानी कि दक्षिण में भक्ति की उपज हुई, और लाए रामानंद यानी उत्तर भारत में इसे कौन लेकर के आए? रामानंद। रामानंद ने जो है भक्ति के द्वार सभी के लिए खोल दिए थे। लेकिन जब दक्षिण भारत में भक्ति का उदय प्रचार प्रसार हुआ तो वहाँ पर केवल 2 वर्गों के लिए ही भक्ति के द्वार खोले गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंटेंट एक प्रश्न में से एक प्रश्नों को जब आप समझ के साथ याद कर लोगे तो उन प्रश्नों को आपको रटना नहीं पड़ेगा, हमेशा ही जो है याद रहेंगे। तो देख लेते हैं आगे। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कर्ता रामानुजाचार्य। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तन किसने किया? मध्वाचार्य ने। रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? विष्णु स्वामी ने। सनकादि संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? निम्बार्काचार्य ने। इनके अलावा और भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, उनको भी हम कर लेंगे, क्योंकि कोई सा भी संप्रदाय पूछा जा सकता है परीक्षा में। बढ़ते हैं आगे। तुलसीदास की भक्ति किस कवि की, किस भाव की है, यानी कि किस भाव की रही है तुलसीदास की भक्ति? वो है दास्य भाव की। दास्य भाव की तुलसीदास की भक्ति मानी जाती है। अगर सूरदास की भक्ति पूछ ली जाए तो वो है साख्य भाव की। साख्य भाव की सूरदास की भक्ति मांगनी जाती है। दास्य भाव की तुलसीदास जी की भक्ति मानी जाती है। और जो अगर मीरा की भक्ति पूछ लिया जाए तो वो है माधुर्य भाव की। माधुर्य भाव की, ये आपको ध्यान रखना है। मीरा की भक्ति माधुर्य भाव की रही है, सूरदास की जो है साख्य भाव की रही है, और तुलसीदास जी की दास्य भाव की रही है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। मेरा वश चलता मैं बन जाता कौमार्य तुम्हारा। जो ये पंक्ति है ये रमेश्वर शुक्ल अंचल जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। छायावाद का दूसरा उन्मेषण कहा जाता है। दूसरा उन्मेष किसे कहा जाता है छायावाद का? तो वो कहा जाता है उत्तर छायावाद को। पढ़ते हैं आगे। उत्तर छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा? तो ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उसके बाद उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्यधाराएं विकसित है? तो उत्तर छायावाद में 2 प्रकार की काव्यधाराएं विकसित है, एक राष्ट्रीय, दूसरा व्यक्तिगत। उसके बाद देख लेते हैं आज के बिछड़े न जाने कब मिलेंगे किस युग में लिखी गई पंक्ति है। ये पंक्ति है नरेंद्र शर्मा की, और जो है ये उत्तर छायावाद के कवि हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है ये नरेंद्र शर्मा किस युग के अंतर्गत आते हैं या किस काल में है? तो छायावाद में है ये, वही उत्तर छायावाद में। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 16। हाहाकार किसकी रचना है? तो आप सभी को पता है इम्पोर्टेंट रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। परिरम कुम की मदिरा निश्वास मलय के झोंके। जो ये पंक्ति है ये किस कवि द्वारा लिखी गई है, किस रचना से ली गई है? तो ये पंक्ति जो है जयशंकर प्रसाद की आंसू से ली गई है। आंसू जो है 1925 की इसकी रचना है जयशंकर प्रसाद की। पढ़ते हैं आगे। अगले जो रचना है का नाम है तो देख लेते हैं मिलन यामिनी की किसका गीत संग्रह है? तो ये गीत संग्रह जो है हरिवंश राय बच्चन जी का है। उसके बाद वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक ज्ञानदेव माने जाते हैं, जो कि जो है महाराष्ट्र के कवि विद्वान रहे हैं, महाराष्ट्र के संत कवि रहे हैं। ज्ञानदेव, एक विद्वान रहा है नामदेव, और 4 प्रमुख महाराष्ट्र के संत शामिल हैं, जिनमें शामिल है सबसे पहले ज्ञानदेव, जिन्होंने वारकरी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। और उसके बाद जो है ज्ञानदेव का नाम आ ही गया। उसके बाद है नामदेव, और एक रहे हैं महाराष्ट्र के
एकनाथ, एकनाथ और एक रही है तुकाराम, तुकाराम। तो ये 4 महाराष्ट्र के संत कवियों में शामिल हैं। तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि महाराष्ट्र में शामिल है, या मतलब महाराष्ट्र का है या महाराष्ट्र का नहीं है, महाराष्ट्र से संबंध रखता है या नहीं। तो इस प्रकार से इन 4 कवियों के नाम याद रखने आपको। संत कवियों के नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ और तुकाराम। बढ़ते हैं आगे। अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20, किसको अवधि की अर्धान कहा गया। तो जयसिंह जी को अवधि का अर्धान कहा गया है। उसके बाद बात करें आगे, अगली जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21, आधुनिक काल की अवधि रचना कृष्णनारायण के कवि माने जाते हैं। कृष्णनारायण कवि जो आधुनिक काल की जो अवधि में रची गई रचना है कृष्णनारायण, उनके जो अवधि कवि है वे है द्वारिका प्रसाद मिश्र। उसके बाद एकलव्य किसकी रचना है। तो एकलव्य रचना है राम कुमार वर्मा जी की। उसके बाद द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो सर्वाधिक बोली जाने वाली तेलुगु भाषा है। सबसे अधिक बोले जाने वाली पूछ ली जाए तो तेलुगु भाषा है, और सबसे कम बोली जाने वाली, सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है चीनी तिब्बती, चीनी तिब्बती भाषा सबसे कम बोली जाती है और सबसे अधिक जो है तेलुगु बोली जाती है। एक एक पर्सन को आपको जो है उसके साथ साथ जो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आपको समझ के साथ करना है। बढ़ते हैं आगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता। ध्रुव स्वामिनी जो प्रसिद्ध नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद जी का ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है प्रसिद्ध नाटक है। और इनके और अन्य नाटक कहे तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और जो है काफ़ी सारे नाटक इनके प्रसिद्ध हुए हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में ये कहा जाता है इनमें संवाद योजना बेजोड़ थी। इस प्रकार से उनके जो पात्रों की संख्या भी अधिक होने के कारण जो है इनके नाटकों को जो है सही नहीं ठहरा है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे जयशंकर प्रसाद से संबंधित तथ्य बनते हैं। तो इनके नाटकों से संबंधित इनकी जितनी भी रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद की, जो जयशंकर प्रसाद के किस प्रकार के कवि है, एक छायावादी कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने जो है झरना, आंसू, लहर, कमायनी रचनाएं लिखी है। तो काफ़ी सारी इनकी काव्य भी प्रसिद्ध हुए हैं और ये नाटकों में भी इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। और जो है जयशंकर प्रसाद के नाम से ही जो है नाटकों का जो है विभाजन भी किया गया। नाटकों के काल युग का विभाजन तो जयशंकर के नाम से ही किया गया। जैसे कि उपन्यासों का कालक्रम जो है मुंशी प्रेमचंद जी को केंद्र में रख कर के विभाजन किया गया कि प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास प्रेमचंद युगीन उपन्यास प्रेमचंद्रोत्तर उपन्यास। इस प्रकार से नाटक का जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक को केंद्र में इन्होंने रखा है। तो इस प्रकार काफ़ी सारे तथ्य एक जो साहित्यकार से संबंधित होते हैं और उनकी रचनाओं से संबंधित होते हैं। तो हमें उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को करना है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और सामान्य हिंदी के अंतर्गत भी पूछे जाते हैं। और जो है अन्य कोई भी परीक्षा हो, किसी भी स्टेट की टीजीटी बीजीटी परीक्षा हो, उनमें भी इन प्रश्नों को काफ़ी बार पूछा गया है। और ये पहले पूछे हुए ही प्रश्नों को मैंने जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को वन लाइनर के आधार पर यहाँ पर लिया है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।